सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, इसमें बच्चे हमने अभी तक जो है वो वेक्टर और स्केलर के दरमियान में डिफरेंस देखा है। वेक्टर को लिखने के तरीके सीखे हैं, ठीक है जी, कि वेक्टर को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमने ग्राफिकल मेथड भी देखा, हमने सिंबॉलिक मेथड भी देखा है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का। और इसके बाद जो है वो हमने यूनिट वेक्टर को स्टडी किया, और यूनिट वेक्टर के अंदर हमने देखा कि यूनिट वेक्टर है क्या, और कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स हमने स्टडी किए हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और उसका अपना जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिटी होता है। यूनिटी का मतलब क्या है? तो इसका जो अपना मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। सो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है, अगर कोई भी वेक्टर ए है जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, मतलब इस ए वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करनी हो या यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, तो हमने उसको इस फार्मूले के तहत फाइंड करना है। उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये चीजें जो है वो हम डिटेल के अंदर लास्ट टाइम सीख चुके हैं। और ये फार्मूला आया कहाँ से है? वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से निकला था। और ये इक्वेशन हमें क्या बता रही थी कि ये अगर ए वेक्टर है तो ये जो चीज होगी ये इसके मैग्नीट्यूड बताएगी, और ए यूनिट वेक्टर क्या बताएगा? डायरेक्शन। तो इसी ए वेक्टर को मैंने तोड़ के लिख लिया था, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गई, दोनों ने मिलके ए को वेक्टर बना दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया था कि ये जो मैग्नीट्यूड था वो ए कैप से मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास ए कैप रह जाएगा, और हमने ए कैप ही फाइंड करना था, यानी कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। सो ये वो फार्मूला है जिससे हम किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। इसके अलावा हमने देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स, तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं वो आई यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के लिए, वाई के लिए हम जे यूनिट वेक्टर को यूज करेंगे, और जेड के लिए हम के यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं, ठीक है जी। सो ये 3 डायमेंशंस के अंदर जो एक्सिस हैं एक्स वाई और जी, उनकी डायरेक्शन को लिखने के लिए हम इन 3 यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमें बताता क्या है? यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन ही बताता है। तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी तो हम उसको आई यूनिट वेक्टर से लिखेंगे, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे यूनिट वेक्टर से लिखेंगे, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को हम के यूनिट वेक्टर से बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारी चीजें हम जो है वो लास्ट टाइम देख चुके हैं, ऐसा ही है। ओके, आज हम एक और इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर देखेंगे, और उसको हम नाम देते हैं नॉर्मल टू द प्लेन यूनिट वेक्टर। नॉर्मल टू द प्लेन या नॉर्मल टू द एरिया यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या मतलब हो गया, ठीक है जी। अच्छा, मिसाल लीजिएगा, एक मिसाल से हम चलेंगे। ये ग्राउंड फ्लोर है, क्या है जी? ये फर्श है, और इस फर्श के ऊपर एक बंदा खड़ा है। ये जो है वो कोई इंसान है, वो इस फर्श के ऊपर खड़ा है, ठीक है जी। अच्छा, एक सेकंड। सो दैट इज द पर्सन हु इज स्टैंडिंग। बंदा बस ऐसे ही कुछ बन रहा है मेरे से इस टाइम, ठीक है जी। तो ये एक बंदा खड़ा है इस फर्श के ऊपर, ठीक हो गया। तो मुझे एक बात बताइए कि इस फर्श और इस बंदे के दरमियान में कितने डिग्री एंगल होगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल होगा, सीधा खड़ा है ना बिल्कुल।
तो फर्श और बंदे के दरमियान में कितना डिग्री एंगल होगा, दैट शुड बी 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आप खड़े हो फर्श के ऊपर, कमरे में खड़े हो आप, तो आपके बीच में और जो फर्श है उसके बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। बनेगा या नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप बिल्कुल सीधे खड़े हो और ये फर्श है। ठीक हो गया। तो आप मुझे बताइए कि कितना डिग्री एंगल बन रहा है, सामने नजर आ रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है। ठीक हो गया। तो आप कहोगे कि मैं इस फर्श के नॉर्मल खड़ा हूं, इस फर्श के या इस प्लेन के, इस फर्श को हम प्लेन भी कह सकते हैं, प्लेन उड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये इस स्मॉल टुकड़े को हम प्लेन कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं नॉर्मल टू द प्लेन, कि आप इस फर्श के कहां पे खड़े हो, नॉर्मल टू द प्लेन खड़े हो। क्यों, क्योंकि आपके दरमियान में और इस पर्टिकुलर फर्श के दरमियान में जो एंगल एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। सो जब एंगल 90 डिग्री बन जाता है तो हम कहते हैं कि हम नॉर्मल खड़े हैं या नॉर्मल टू द प्लेन खड़े हैं। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। ओके जी। अच्छा अब देखिएगा एरिया क्या होता है, मुझे बताइए। ये मेरे पास एक स्मॉल टुकड़ा है, ये आप समझ लें कि कोई वुडन वुडन पीस है, पीस ऑफ वुड है, चौरस कटा हुआ है। ठीक हो गया। तो इसका मुझे बताइए एरिया होगा ना कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है, इसकी लेंथ भी है और विड्थ भी है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो एरिया होता क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अभी तक मैट्रिक के अंदर आप ये सीखते आए हो कि जो एरिया होता है, जो कि लेंथ इनटू विड्थ होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम सेकंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा जी, अब ये तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हो गई कि एरिया तो एक वेक्टर क्वांटिटी हमें सर ने बता दिया, तो इसकी फिर डायरेक्शन क्या होगी, जाहिर सी बात है। चलें, ये जो चीज है लेंथ इनटू विड्थ, ये तो मुझे मैग्नीट्यूड बता देगा कि लंबाई ज़रबे चौड़ाई जो है वो मेरे पास एरिया का हुजम आ जाएगा या मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है एरिया की कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी। तो अब हम एरिया की डायरेक्शन कैसे लेंगे, एरिया की डायरेक्शन बच्चे होती है नॉर्मल टू द प्लेन। अभी मैंने समझाया आपको कि नॉर्मल टू द प्लेन होता क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया के बीच में और जो उसकी डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा दैट शुड बी 90 डिग्री। तो ये जो पर्टिकुलर, ये जो नॉर्मल टू द प्लेन होगा, ये उसकी क्या बता देगा, डायरेक्शन। ये उस एरिया की क्या बता देगा, डायरेक्शन। तो इसको हम ए कैप भी लिख सकते हैं। ये जो वेक्टर बनेगा ये क्या बनाएगा, ए कैप। क्योंकि ए कैप क्यों, क्योंकि ये इसकी क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है सिर्फ और सिर्फ। इसको ए कैप भी लिख सकते हो आप, बुक में उसने इसको एन कैप लिखा हुआ है। एन कैप मतलब नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक हो गया। तो इसको हम नॉर्मल टू द प्लेन का नाम दे सकते हैं। ठीक है जी। सो अभी तक हमने ये देखा कि नॉर्मल टू द प्लेन है क्या चीज़। नॉर्मल टू द प्लेन क्या होता है कि अगर सरफेस के बीच में और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो बनती है 90 डिग्री एंगल बनाए, तो हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर जो बंदा खड़ा है या कोई भी चीज़ है वो उस सरफेस के नॉर्मल खड़ा है। ठीक है। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास जो एरिया है वो क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है। अभी तक हम ये देखते हैं कि जी जो एरिया है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। लेकिन अभी हमने ये देखा कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर एरिया वेक्टर है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन हमने कैसे ली कि हमने उस एरिया के नॉर्मल, मतलब एरिया और जो मैं वेक्टर ड्रा करूंगा उसके दरमियान में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो ये जो पर्टिकुलर ये जो वेक्टर मैंने बनाया है इस एरिया के नॉर्मल, ये उसकी क्या बता देगा, डायरेक्शन बता देगा। तो इससे हमारे पास एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। इज दैट क्लियर। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे एक बात आती है कि जी एरिया को हम वेक्टर क्यों ले रहे हैं।
एरिया को हम वेक्टर क्यों ले रहे हैं, इसकी वजह क्या है, तो आइए उसको भी जरा देख लेते हैं। दोबारा से एक एग्जांपल से मैं चलूंगा, ठीक है जी। ये समझ लें कि कोई नदी है, स्ट्रीम है, नदी पता है ना, पानी बह रहा है, आजकल तो वैसे ही पानी बहुत बह रहा है, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, और पानी इस सिमत में चल रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखिए, मैं क्या करता हूं कि एक लोहे का, मेटल का या आयरन का एक बड़ा सा पीस जो कि रेक्टेंगल शेप में होगा, ठीक हो गया, एक बड़ा सा टुकड़ा काट लिया इस तरह का, इस तरीके से, ठीक है जी, रेक्टेंगल शक्ल में। तो अगर मैंने इस पानी का फ्लो रोकना हो, इस पानी का फ्लो रोकना हो, तो मैं इस टुकड़े को यूं इस पानी, इस फ्लो के सामने रख दूंगा ना, तो मुझे बताइए कि क्या अब पानी को इस तरफ आ सकेगा? नहीं आ सकेगा। क्यों? क्योंकि आपने सामने जो है वो इसके वो डेट ह्यूज पीस ऑफ आयरन रख दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं जी, अब इस पानी को जो है वो चलना चाहिए। तो जब पानी को मैं चलाऊंगा, जब मैं पानी को चलाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इस जो पीस ऑफ आयरन था इसको यूं कर दूंगा ना, लेटा दूंगा, साथ जमीन के साथ रख दूंगा। जो ही मैं यूं रखूंगा तो अब पानी जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। ऐसा है कि नहीं? तो आप देख रहे हो कि जब मैंने इस पर्टिकुलर पीस ऑफ आयरन को यूं रखा हुआ था, बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर रखा हुआ था इस फ्लो ऑफ वाटर के, तो मेरे पास जो पानी था वो दूसरी तरफ जा नहीं पा रहा था। लेकिन जो ही मैंने इसको सीधा कर दिया तो अब पानी जो है वो अपने रास्ते से गुजरना शुरू हो गया। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो पीस ऑफ आयरन है, क्या ये इसके पास एरिया है या नहीं? यस, इट हैज एरिया, बिकॉज इसके पास लेंथ भी है और इसके पास विड्थ भी है। तो एरिया क्या होता है हमारे पास? तो एरिया होता है बच्चे, वो होता है लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। ओके, तो एरिया तो है इसके पास। अब आप देखें, मुझे एक बात बताएं कि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? क्या वो इस एरिया की डायरेक्शन के ऊपर नहीं डिपेंडेंट? कि जब मैं एरिया की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर पीस ऑफ आयरन की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं, तो जो फ्लो ऑफ वाटर है वो इससे कंट्रोल हो रहा है। ये बात मेरी आप समझ पा रहे हो कि नहीं? कि दोबारा से देखिएगा, एक नदी है जिसमें पानी बह रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसको मैंने पानी को रोकना है, तो मैंने उसके सामने चोरस रेक्टेंगल शक्ल का एक बड़ा सा आयरन का पीस रख दिया, तो पानी दूसरी तरफ गुजर नहीं पाएगा। अब मैं कहता हूँ नहीं, पानी को गुजरना चाहिए, तो मैंने उसको लिटा दिया, तो पानी गुजरना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लो ऑफ वाटर है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ आयरन या शीट ऑफ आयरन। ये उस शीट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर मैं उसको लेटा रहा हूं तो पानी गुजर रहा है, लेकिन खड़ा कर दिया तो पानी रुक गया। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अब इसके पास डायरेक्शन है या नहीं इस एरिया के पास? यस, इट हैज डायरेक्शन, बिकॉज उस डायरेक्शन के ऊपर फ्लो ऑफ वाटर जो है वो डिपेंड कर रहा है। अब इस डायरेक्शन के ऊपर इस एरिया की या इस शीट ऑफ आयरन की डायरेक्शन के ऊपर फ्लो ऑफ वाटर जो है वो डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से हमने सीखा कि जो हमारे पास एरिया है वो भी, उसको भी हम एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसकी डायरेक्शन के ऊपर, उसकी डायरेक्शन चेंज करने से हमारे पास दूसरी क्वांटिटी जो है वो इफेक्ट हो रही है। फ्लो ऑफ वाटर जिस तरह मैंने आपको बताया वो इफेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अब जो फ्लो ऑफ वाटर है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो जब वर्ड आ गया डायरेक्शन ऑफ, इसका मतलब है कि अब उस पर्टिकुलर एरिया के पास डायरेक्शन भी है। इज दैट क्लियर? लेकिन वो डायरेक्शन होगी क्या?
नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन होगी। यहाँ बुक में भी आप देख रहे हो कि इस एरिया की क्या लिया हुआ है, नॉर्मल टू द प्लेन लिया गया है एरिया वेक्टर, ठीक है जी। तो आपको जब कहा जाए कि जी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, तो आपने कहना है नॉर्मल टू द प्लेन होती है। नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब क्या है कि उस सरफेस के बीच में और जो आप एरिया वेक्टर बनाओगे, उसकी डायरेक्शन बनाओगे, उसके दरमियान में एंगल कितना बनना चाहिए, दैट शुड बी 90 डिग्री एंगल। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, एक और सवाल यहाँ पे उठता है, एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, दैट इज द पर्टिकुलर एरिया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल होगी। इसको मैं एन यूनिट वेक्टर से लिखूंगा। इज दैट क्लियर? या इसको ए यूनिट वेक्टर से लिख लें, आपकी मर्जी है। तो ए यूनिट वेक्टर या एन यूनिट वेक्टर इस पर्टिकुलर एरिया की क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। क्योंकि यूनिट वेक्टर मैंने शुरू में बच्चों आपको बता दिया कि यूनिट वेक्टर हम क्यों यूज करते हैं, डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन एरिया की जो डायरेक्शन है दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल क्या मतलब हुआ कि जो आप डायरेक्शन लोगे और सरफेस के बीच में एंगल कितना एग्जिस्ट करेगा, दैट शुड बी 90, दैट शुड बी 90, दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, दैट इज द स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मैंने रात को नहीं खुद से बना लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये आपने ये एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है हमने, ठीक है, कि जो एरिया की हमने डायरेक्शन लेनी है दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन, दैट शुड बी नॉर्मल टू द प्लेन। अच्छा, अभी जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब मैं इस प्लेट को फर्श के साथ यूं जोड़ा हुआ है तो इसका नॉर्मल अपवर्ड है, लेकिन अगर मैं इसको यूं कर दूं, यूं स्टैंड अप कर दूं, अब नॉर्मल किधर जाएगा, अब नॉर्मल बच्चे इधर हो जाएगा। आप जो जो इस प्लेट को मूव करते जाओगे, घुमाते जाओगे, उसी तरीके से नॉर्मल भी साथ साथ क्या करता जाएगा, घूमता जाएगा। उसी तरीके से नॉर्मल भी क्या करता है, साथ साथ बेंड होता जाता है। इज दैट क्लियर? लेकिन रहेगा क्या हमेशा, रहेगा हमेशा इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री एंगल ही रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, ठीक है। सो जो जो आप इस प्लेट को ट्विस्ट करते जाएंगे, ये नॉर्मल भी उसी के साथ साथ यूं ट्विस्ट होता जाएगा, घूमता जाएगा, ठीक है। लेकिन सरफेस और नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर में हमेशा कितना एंगल सेटिस्फाई होगा, दैट शुड बी 90 डिग्री, 90 के अलावा एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि नॉर्मल टू द प्लेन होता क्या है, उसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि ये बंदा एक खड़ा था फर्श के ऊपर, तो फर्श और बंदे में कितना एंगल मार रहा है, 90 डिग्री, तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मल खड़ा है, इस फर्श के नॉर्मल खड़ा है। अब एरिया को हमने एज ए वेक्टर ट्रीट करना है, तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे लेंगे, नॉर्मल टू द सरफेस लेंगे, ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि एरिया को वेक्टर ले रहे क्यों है, उसकी एग्जांपल मैंने आपको इसकी नदी से समझा दी कि नदी के जो पानी का फ्लो है वो इस पर्टिकुलर एरिया की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फ्लो भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि अब ये जो एरिया है इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन। वो क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन होगी, ठीक है जी। और लास्ट में हमने ये देखा कि अगर हम इस प्लेट को ट्विस्ट करते जाएंगे, इस एरिया को ट्विस्ट करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन भी ट्विस्ट होती जाएगी। मतलब नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर भी क्या होता जाएगा, साथ साथ जो जो आप इसको मूव करोगे, साथ साथ जो हमारे पास नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर है वो भी क्या करता जाएगा, बेंड होता जाएगा, मूव करता जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई चीज ना समझ आई हो तो अभी तक जो हमने नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर सीखा है, यहाँ तक अगर कोई आपको चीज समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैंने आपको समझाया है। जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो यही चीजें दोबारा रिपीट होंगी वहां पे इस एरिया वेक्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सेकेंड ईयर में, बता रहा हूं पहले ही, ठीक है जी। नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर सेकेंड ईयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से आपको जो है वो सीख लें अच्छे तरीके से। यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई हो तो बता दें, और अगर आ गई है तब भी बता दें ताकि हम फिर आगे मूव करें। जी, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? जी, एनी क्वेश्चन?
1 मिनट और है सवाल पूछने के लिए, फिर हम आगे मूव करेंगे। अरीबा हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है बच्चे पूछ लें, भी लिख के पूछ लें मुझसे। ओके जी बच्चों, तो ये हमने देखा कि हमने इम्पोर्टेंट यूनिट वेक्टर्स सीखे। तो इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स कौन से हो गए, एक तो नॉर्मल टू द प्लेन यूनिट वेक्टर हो गया, और एक्स वाई जेड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं, ठीक है। और कोई भी वेक्टर दिया हो तो उसका यूनिट वेक्टर इस फार्मूले से फाइंड आउट किया जाएगा। और ये मैं आपके सामने एग्जांपल करूंगा, इस फार्मूले को मैंने यूज करना है नेक्स्ट अगले 1-2 लेक्चर्स के अंदर। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि अभी 1-2 चीजें इसमें रह गई हैं जो कि मैंने अभी कवर नहीं की, ठीक है, इस फार्मूले में। तो इस फार्मूले को मैं यूज करूंगा आपके सामने, सिर्फ ये हवाई बातें नहीं होंगी, इस फार्मूले को मैं यूज करूंगा और आपके सामने प्रूफ करूंगा कि हमने यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो हमने कैसे फाइंड करना है। ठीक हो गया, क्लियर। लेकिन एक्स वाई जेड की डायरेक्शन को यूज करने के लिए हम आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एंड के ऊपर हमने जो देखा वो नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर यूनिट को जो है एरिया यूनिट वेक्टर को जो है वो हमने डिस्कस किया, ठीक है जी। तो अभी हम जो है वो नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है, अल्लाह भला करे आपका, तो ओके, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। मैं थोड़ा सा आगे मूव कर लूं, फिर जो है वो क्वेश्चन आंसर जब सेशन होगा तो उसमें मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ठीक है जी। अरीबा, ओके जी। नेक्स्ट हम बच्चे मूव करेंगे। अब हमारा एक आसान सा टॉपिक आ गया है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दैट इज वेरी इजी टॉपिक। तो हमने वेक्टर्स को बच्चे अब हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो वेक्टर्स को ऐड करने का हमने तरीका सीखना है। तो आइए देखते हैं कि हम दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो हमने उनको ऐड कैसे करना है। दैट इज़ वेरी इजी, और आई होप सो कि आपने ये पढ़ा भी होगा आपकी जो है वो मैट्रिक की क्लासेस में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स को हमने ऐड कैसे करना है, ठीक है। तो मैं अपने काम को शुरू करता हूँ, और उसके लिए जो हमारे पास एग्जाम्पल है बुक के अंदर उसी को लेके चलेंगे। और मैं दोबारा से ड्रा कर लेता हूँ ताकि जो है वो चीज़ें थोड़ी क्लियर नजर आए। अच्छा जी, ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। पहले तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ये हमें पता होना चाहिए कि हमने जब भी वेक्टर को ड्रा करना है तो प्लेन के अंदर ड्रा करना है। एक्स वाई प्लेन होगा या एक्स वाई जेड प्लेन होगा, 2 डायमेंशनल होगा या फिर 3 डायमेंशनल जो है हमारे पास प्लेन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो फिर आइए, ये मेरे पास पहला वेक्टर है जी, दैट इज ए वेक्टर। इसको मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर। कोई भी वेक्टर है जिसका नाम हमने ए रखा हुआ है, ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। और ये क्या है बताइए जरा, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये ए वेक्टर इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा ए। वही वाले काम जो पहले हम करके आए सारे वाले, ठीक हो गया। तो जो मेरे पास ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट करेगा, थीटा ए एंगल क्रिएट कर रहा है। और ये थीटा ए उसकी क्या बता रहा है एक्चुअली डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अगर थीटा ए चेंज होगा तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैं दूसरा वेक्टर ले लेता हूं। पहले मैं एक्स वाई प्लेन ड्रा करूंगा। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अच्छा जी, और मेरे पास जो दूसरा वेक्टर है वो कुछ यूं है, जैसे कि आप बुक के साथ में चल रहा हूं बिल्कुल। दिस इज नाउन एज बी वेक्टर। इसको हमने बी वेक्टर नाम दे दिया। और ये जो एंगल बनाएगा दैट इज थीटा बी। अच्छा मुझे अब एक बात बताइए, थीटा ए ज्यादा है या थीटा बी ज्यादा है? सामने नजर आ रहा है कि थीटा बी ज्यादा है थीटा ए से। तो मुझे एक बात बताएं, अगर थीटा बी ज्यादा है थीटा ए से तो इसी वजह से आप देख रहे हो कि थीटा जो बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी ए वेक्टर से अलग है कि नहीं? ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है इस सिम्त में, और बी वेक्टर उस सिम्त में जा रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि अब इसकी डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, थीटा के ऊपर। थीटा को चेंज करोगे तो आपके पास डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा अब मैंने क्या करना है, अब इनको मैंने ऐड करना है। अब मैं ऐड कैसे करूं, ऐड करने का तरीका ये है कि पहले क्योंकि हमने इनको ऐड करना है तो इस वजह से पहले मैं इनको एक ही प्लेन में ले आऊंगा। ऐड करने के लिए हम इन दोनों को एक ही प्लेन के अंदर ऐड करेंगे, ये नहीं है कि अलग अलग ऐड करेंगे। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया जी वाई एक्सिस। अब मैं क्या करूंगा, मैंने a प्लस बी वेक्टर करना है, a को जमा करना है b में। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैंने करना क्या, मैं लिख लेता हूं पहले। मैंने करना यह है जी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। मैं जरा जल्दी से कर लूं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट रहेगा। ये a वेक्टर हो गया, प्लस b वेक्टर करना है। तो a प्लस b कर रहा हूं तो सबसे पहले जिसको मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपने चलना है, पहले हम किसको ड्रॉ करेंगे, a को करेंगे। ये मैंने a बना लिया, दैट इज a वेक्टर। ठीक हो गया। अच्छा जी, और ये कितना एंगल बना रहा था, थीटा a एंगल बना रहा था। ठीक है जी। अच्छा अब मैंने a प्लस बी करना है, तो यहाँ पे जो हम रूल को फॉलो करेंगे बच्चों, वो रूल है हेड टू टेल रूल। वो रूल कौन सा है, हेड टू टेल रूल, जो कि आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हो शायद। तो हम क्या करेंगे, B की टेल को A के हेड से जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया, ठीक जोड़ा मैंने। तो मैंने क्या किया, B की जो पर्टिकुलर टेल है उसको A के हेड से जोड़ दिया। इसको हम क्या नाम देंगे, हेड टू टेल रूल। A प्लस बी हो रहा है तो A की हेड से B की टेल को जोड़ना है, तो ये बन गया B वेक्टर। अब ये दोनों बच्चे क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। और ये कितना एंगल बना रहा था, ये एक्स, इसके लिए एक्स एक्सिस कौन सा था, ये वाला। एक मैंने एक्सिस मतलब ये ड्रा कर लिया छोटा सा, तो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा था, थीटा बी बना रहा था। ठीक हो गया। अब आपने ये नहीं समझना कि जी दो एक्सिस सर ने बना लिए, आप सब पहले कह रहे थे जी कि एक ही एक्सिस में थे, तो ये दो एक्सिस नहीं है। एक्चुअली मैंने ये जो छोटा सा एक काम किया है, ये इसके एंगल को लिखने के लिए किया है। ऐड एक इसी एक्सिस बड़े वाले में हो रहे हैं, ये इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस, इस बड़े प्लेन के अंदर ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये जो छोटा सा मैंने यहाँ पे काम किया, ये इसकी डायरेक्शन बनाने के लिए या थीटा बी बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है जी। अच्छा अब ऐड तो हो गए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, 5 + 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं ना। तो भाई जो आप कुछ ऐड करते हो तो उसका रिजल्ट भी तो आता है ना, कि नहीं आता, उसका जाहिर सी बात है रिजल्ट भी तो आता है। तो 5 + 2 मैंने कहा, तो आपने कहा सर 7, तो 7 क्या है, एक्चुअली रिजल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने वेक्टर्स को ऐड तो कर लिया, अब इसका कोई ना कोई रिजल्ट भी आएगा। तो दो वेक्टर्स की एडिशन भी क्या होती है, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा बच्चे, वो भी वेक्टर ही होगा। उसको हम आर वेक्टर से लिखते हैं, और आर स्टैंड्स फ्रॉम रिजल्टेंट। इसको हम क्या नाम देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ आएगी नहीं। तो जाहिर सी बात है, ऐड तो आपने कर दिया, क्या ऐड करके छोड़ दोगे, नहीं, उसका रिजल्ट भी तो हासिल करना है आपने। तो रिजल्ट भी वेक्टर ही बनेगा उसको, और उसको हम आर वेक्टर का नाम देंगे। आर स्टैंड्स फ्रॉम रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा कैसे, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपने काम कहां से शुरू किया था, ए वेक्टर की टेल से, और खत्म कहां पे हुआ है, बी वेक्टर की हेड पे। तो आपने ये कर देना है बस, ये बन गया आपके पास आर वेक्टर, दैट्स इट। तो आपने क्या किया बच्चों, दो वेक्टर्स को ऐड अप कर दिया है। दो वेक्टर्स को क्या कर दिया, ऐड अप कर दिया। आपके पास एक ए वेक्टर था, एक बी वेक्टर था, उन दोनों को ऐड किया। जो ऐड कैसे करना है, हेड टू टेल रूल से करना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए की हेड से बी की टेल को जोड़ना है, और जहां से काम शुरू किया था वहां से पकड़ना है, और जहां पे खत्म किया है वहां पे एरो हेड लगा देना है। तो आपके पास ये जो वेक्टर बनेगा, इसको हम क्या नाम दे देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। इज दैट क्लियर। अब इसमें और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा जल्दी से, और फिर हम देखते हैं कि आगे हमने कैसे मूव करना है। ठीक है जी, ओके।